हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मॉडल सेट के बारे में। तो देखिए, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उसका तो आपको हम सॉल्यूशन दे ही दिए हैं। यहाँ पे हम अपने तरफ से आपको कम से कम 3 4 5 इस तरह का मॉडल सेट आपको देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे से इसका तैयारी हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव रहता है, तो जो ऑब्जेक्टिव का भी तो तैयारी करना ज़रूरी ही है। और इसके अलावा ये प्लस पॉइंट है कि आपको 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो 17 में से केवल आपको 35 का ही आंसर देना है। तो अगर आप 35 आउट ऑफ 35 अगर नहीं लाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब तो आपका मतलब बहुत ख़राब ऑब्जेक्टिव की तैयारी है। इसलिए आपको कोशिश ये करना है, अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो सबसे पहले आप वो जो 70 क्वेश्चन है सभी को देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको करना है कि जो जिसका आंसर आपको 100% याद है, 100% श्योर है कि इसका आंसर है वही होगा, वो सबसे पहले आपको टिक कर लेना है। उसके बाद जिसका मतलब थोड़ा सा डाउट है वो उसको वहाँ पे उसके बाद उसका रंगना है इस तरह से। तो उसके लिए यहाँ पर आइए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस में देखिए, जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा क्या करना है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपको याद करते हुए चलना है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको हम फिजिक्स का मॉडल सेट बना के दे दिए हैं, और ये जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि क्या होगा कि जैसे इसी तरह का नेक्स्ट और भी मॉडल पेपर हम लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्रिस्टल्स आर। क्रिस्टल्स क्या है, मतलब उसका जो टाइप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, यहाँ पे 3, 7 या तो फिर ऑल ऑफ दिज। तो क्रिस्टल्स 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है वो होता है कोवेलेंट हो जाता है। फर्स्ट कोवेलेंट हो गया। सेकेंड आयनिक हो जाता है। और बात करें थर्ड मेटालिक। थर्ड टाइप जो होता है यहाँ पे क्रिस्टल्स का वो मेटालिक। और फोर्थ जो होता है वो मॉलिक्यूलर हो जाता है। फोर्थ मॉलिक्यूलर हो जाता है। तो ये चारों टाइप आप लोग याद रख लीजिए। और अगर आपको इसको अच्छे से डिटेल्स मतलब अध्ययन करना है तो इस सब के बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में अध्ययन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसका 4 टाइप्स होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर इसमें है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। डेट मीन्स यहाँ पे ये पूछा है कि जैसे एचसीपी फ्रैक्शन, यहाँ पे एचसीपी होता है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, इसी तरह से एचसीपी फ्रैक्शन भी होता है। तो इसमें फ्रैक्शन उसका जो एफिशिएंसी होता है वो नहीं पूछा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है कि एचसीपी जब यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा तो उस टाइम उसका जो नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना हो जाएगा? तो उस टाइम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। डेट मीन्स 12 हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और होते हैं कि एचसीपी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो याद कर लीजिए कि 74% होता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है। मेटल में क्या होता है कि उसका जो मतलब एम्प्टी स्पेस जो होता है उसको भरने के लिए निगेटिवली चार्ज आयन आता है, और वो वहाँ पे स्पेस में क्या करता है, उसको ऑक्यूपाई करता है। तो ये इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट कहते हैं। एफ सेंटर डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है इन एफसीसी क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस सेंटर्ड इज शेयर्ड बाय। एफसीसी जैसे अभी हम ऊपर पढ़े हैं एचसीपी पर हैं, उसी तरह से एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्यूबिक सेल या तो फिर यूनिट सेल, ये सारा चीज़ होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एफसीसी में। एफसीसी में पूछा है कि जो फेस सेंटर्ड जो सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वो कितना होता है? तो वो देखिए यहाँ पे एफसीसी में, एफसीसी क्यूबिक सेल में पूछा है ना, तो इसमें यहाँ पे हो जाता है 2 यूनिट सेल हो जाता है। कहाँ पे? तो फेस सेंटर्ड पे। एक ऊपर में जैसे ये फेस हो गया और ये नीचे में, तो ये 2 यूनिट सेल हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ पे किस में पाया जाता है?
जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, कंडक्टिविटी या तो फिर हाफ लाइफ पीरियड में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए कि टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। टिंडल इफेक्ट आप लोगों को मालूम होगा। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किस में होता है? सॉल्यूशन में, प्रिसिपिटेट में, या तो फिर सॉल में, या तो फिर वेपर्स में। तो प्रिसिपिटेट जो होता है वो सॉल में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, सॉल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। अब जैसे पीएच वैल्यू तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, और जैसे वाटर होता है तो पानी का जैसे उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए ह्यूमन का जो ब्लड होता है, जो खून होता है, रक्त होता है, उसका पीएच मान 7.5 होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है कि हल्का क्षारीय होता है। अगर किसी भी ये जो कोई भी है उसका अगर 7 है, दैट मीन्स क्या है कि वो उदासीन है। 7 से कम है तो वो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा रहता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो ये 7 से हल्का ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इसमें है कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज। जियोट्रॉपिक मिक्सचर जैसे HCl है और इसके अलावा यहाँ पे H2O का है। तो ये दोनों जो मिलकर जो मिक्सर बनाता है जियोट्रॉपिक मिक्सर, उसमें कितना परसेंट HCl रहता है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ HCl पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ HCl जो होती है वो 20.2% हो जाती है। 20.2% होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि सिंपल सा अभी गैल्वेनिक सेल है तो एनोड हो गया हमारा निगेटिव। और यहीं पे पूछे कि गैल्वेनिक सेल में जैसे गैल्वेनिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें जो एनोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इसमें दिया है कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। अब जैसे क्या है कि हाइड्रोजन का एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, कौन से यहाँ पे जो आयन है इसको रिड्यूस नहीं करेगा, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 10th नंबर का जो यहाँ पे पूछा है कि रिड्यूस नहीं होगा, तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगी, Au2+ हो जाएगा। Au2+ हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। इसमें है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको हम बताए हुए हैं कि ये क्या है, एक फोर्स नहीं है, ये एकदम पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। वो दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि ये फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है किसी भी सेल का ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो उसका ईएमएफ 0 हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट्स एट द एनोड एंड कैथोड आर। अब जैसे एक सॉल्यूशन है किसका? सोडियम फ्लोराइड का है, सोडियम फ्लोराइड का है। अब इसको क्या किया गया है कि डाइल्यूट इसका एक्वस सॉल्यूशन लिए और उसको हम इलेक्ट्रोलाइज्ड कराएं, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक कंटेनर ले लिए, इसमें सोडियम फ्लोराइड ले लिए और उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पर है। अब जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड है। तो अब एनोड पे कौन सा आयन जाएगा और कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइज्ड कराए हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा जो एनोड पे आएगा, जैसे एनोड पूछा है ना, सबसे फर्स्ट में एनोड पूछा है, तो एनोड पे जो हमारा जो चार्ज आएगा वो हमारा यहाँ पे O2 आ जाएगा और कैथोड पे H2 चला जाएगा। देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, एनोड पे O2 और यहाँ पे कैथोड पे H2 चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। इसमें दिया है इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए और यहाँ पे बी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी।
तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे भी मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको सिंपल सा है कि देखिए, जब ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन इसके में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है ना, तो जब आपको रेट दे दे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि ये जो के ए और यहाँ पे ये 2 है और बी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है कि 1 होगा, तो 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसमें फॉर द रिएक्शन ए इज टू बी माइनस डी ए बाई डी टी, और यहाँ पे बराबर में है कि 2dv/dt द रेट लॉ इज। रेट लॉ यहाँ पे पूछा है, तो रेट लॉ को जब यहाँ पे ये किस तरह से वो एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा -da/dt इज इक्वल टू के ए का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए इसमें से बताइए कि कौन सा जो यहाँ पे रिलेशन है कौन दिया हुआ वो सही है। क्या यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा है, ये आप देख लीजिए। तो जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब हो गया कि जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है, कोफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे दूध है तो दूध किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का या सस्पेंशन का, सोल का, या तो फिर नन ऑफ दिस। तो इमल्सन यानी पाइसीकरण का जो एग्जाम्पल वो तो ऑयल होता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन दूध जो होता है, दूध किसका एग्जाम्पल है, तो दूध जो एग्जाम्पल होता है वो भी इमल्सन का ही एग्जाम्पल होता है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, इमल्सन हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। इसमें है कि अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच, अब आपको बताए होंगे जब ऑफिशियल मॉडल पेपर भी कराए थे तो उस टाइम में भी, और अभी भी यहाँ पे देखिए कि अ कैटलिस्ट इन सब्सटेंस। अब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या वर्क होता है वो आपसे पूछा है कि इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, सॉफ्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे है सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है, अब वो रिएक्शन को होने में 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है या तो फिर कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब उसमें हम किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट उपयोग करते हैं तो वो रिएक्शन का जो टाइम होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो जल्दी इक्विलिब्रियम पे पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, सॉफ्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी जो उसका डेस्टिनेशन है इक्विलिब्रियम पहुंचने का, उसके बीच का जो टाइम है वो कम कर देता है, वो जल्दी वहाँ पे रिएक्शन करा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इसमें दिया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ के आई गिव्स विटिस्ट प्रेसिपिटेड, द प्रेसिपिटेड इज। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट हम ले लिए। कॉपर सल्फेट को क्या किया गया है कि यहाँ पे के आई के एक्सेस में के आई जो है पोटेशियम आयोडाइड, उसकी उपस्थिति में उसको क्या किया है कि ट्रीटमेंट करा गया है, उसके साथ रिएक्शन कराया गया है। तब पूछा है कि जो यहाँ पे एक व्हाइटिश प्रेसिपिटेट, मतलब व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट आती है, तो उसका फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसका फार्मूला CuI2 हो जाएगी। सिंपल सा इसका आंसर है CuI2 हो जाएगी, यानी कॉपर आयोडाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। अब जैसे ये ब्लास्ट फर्नेस है तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो यहाँ पे क्या ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, जैसे ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, सोडियम ऑक्साइड, या तो फिर जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ऑफ आयरन जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में क्या करता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगी, ऑक्साइड ऑफ आयरन हो जाएगी। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें फार्मूला ऑफ कॉपर पायरेट। तो कॉपर पायरेट का आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा क्योंकि पिछले भी हम आपका इसका बताए हुए हैं। इसके अलावा आप ऐसा कहिए कि कॉपर पायरेट जो है यहाँ पे उसका फार्मूला बताइए। और इसके अलावा जैसे ये जो कॉपर का जो ओर होता है, अयस्क होता है, वो कौन सा होता है, तो आपको कमेंट में बताना कि कॉपर का ओर कौन सा होता है, अयस्क कौन सा होता है, ये आप बताइए। और यहाँ पे कॉपर पायरेट, तो कॉपर पायरेट का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि गैलेना इज एन ओर ऑफ, जिस तरह से अभी गैलेना है तो गैलेना किसका होता है, लेड का होता है। लेड मतलब शीशा का जो ओर होता है वो गैलेना होता है।
तो ये इसका पीवी इसका आंसर हो जाएगा, पीवी डेट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर देखते हैं कि NOH इज नॉन एज, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक पोटाश, या तो फिर ऑल ऑफ दिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो जनरली जो इसके नाम से जानते हैं तो वो है कॉस्टिक सोडा के नाम से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, जो सामान्य जो साल्ट होता है, लवण होता है, उसका आप लोगों को तो फार्मूला मालूम ही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका फार्मूला क्या होगा। तो NaCl सोडियम क्लोराइड का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो सोडियम क्लोराइड को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगी NaCl। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इनमें से कौन से, BF3, NH3 या H2O या नॉन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं वो BF3 होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी BF3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। जैसे मान लीजिए कि हीलियम है, तो हीलियम का जो मेन सोर्स होता है वो कहाँ से है, वो किससे हीलियम बनता है, तो वो मोनाजाइट से बनता है। तो इसका जो मेन सोर्स हो जाएगा वो मोनाजाइट हो जाएगा, तो इसका जो फाइनली आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। Which one of the following elements is found in free state in nature। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि नेचर में कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा यहाँ पे एलिमेंट है जो क्या है कि फ्री इन नेचर, मतलब वो रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ जल्दी फ्री स्टेट में। तो ये हमारा जैसे सोडियम, तो सोडियम को आप लोगों को मालूम होगा कि सोडियम को क्या करते हैं कि जो सोन में डुबा के रखते हैं, नहीं तो क्या करता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगता है। आयरन, तो आयरन पे भी जंग लग जाता है, डेट मीन्स ये भी क्या करता है फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और उस पर जंग का निर्माण कर देता है। जिंक ऑक्साइड भी होता है, तो ये सारा चीज़ भी क्या करता है रिएक्शन कर लेता है। बट एक गोल्ड, सोना आप लोग जानते होंगे, सोना क्या होता है यहाँ पे, वो फ्री स्टेट में किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी, AU हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, Na2S2O3। Na2S2O3 प्लस I2 है। अब यहाँ से जब इसका रिएक्शन होगा तो पूछा है कि Na, एक तो Na यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से पूछा है कि रिमेनिंग जो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा। यहाँ पे बताए कि कौन सा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो उस टाइम जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नॉन एज। तो जैसे अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जैसे ग्रुप ऑफ 16, तो जैसे मान लीजिए कि ये 16 है, ये 17 और ये 18 ग्रुप को हम यानी 18वां ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। 18 ग्रुप में कौन कौन सा आता है वो आप बताइए। तो हीलियम, नियोन, ये सारा चीज़ क्या आता है, तो ये इनर्ट गैसेज है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ग्रुप 17 मतलब 17 जो होता है उसमें कौन सा आता है, तो हेलोजन फैमिली आता है। हेलोजन फैमिली में कौन सा हो गया, तो ये हमारा हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा चीज़ हमारा हो गया हेलोजन फैमिली में ग्रुप 17। ग्रुप 16 जो होता है ये होता है ऑक्सीजन फैमिली होता है। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन सा आ जाता है, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलीनियम हो गया, टेलोरियम हो गया, ये सारा चीज़ ग्रुप 16 में आता है, जिसको हम कहते हैं चाल्कोजेंस कहते हैं, जिसको चाल्कोजेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। इसके अलावा भी दो टाइप और होता है, एक होता है अल्कली मेटल, ये आप लोग जानते होंगे अल्कली मेटल, और एक होता है अल्केलाइन, यहाँ पे अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल कौन सा होता है और अल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है ये बताइए। तो अल्कली जो मेटल होता है वो फर्स्ट ग्रुप का होता है, जैसे लिथियम, ये हो गया लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, फिर यहाँ पे आ जाता है सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये होता है अल्कली मेटल।
देखिए ये सभी ग्रुप आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ग्रुप 17 भी, ग्रुप 18 भी पूछ सकता है, ग्रुप 1 2 भी पूछ सकता है। तो अल्कली मेटल जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे फ्रांसियम हो गया। अब उसके बाद अल्केनाइन अर्थ मेटल की बात हो गई। तो अल्केनाइन अर्थ मेटल जो होती है वो हमारा होता है बेरिलियम, और उसके बाद Mg12 होता है मैग्नीशियम हो गया, फिर यहाँ पे कैल्शियम हो गया, Sr हो गया, Ba हो गया। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है। तो ये आप याद रख लीजिए, और ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल जैसे इस प्रकार का, जैसे ये होता है, मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे ग्रुप हो गए 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पे पीरियड पूछा है। तो पीरियड हमारा क्या होता है, ये जो होता है, यानी वर्टिकल जो लाइन होता है वो ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम पीरियड कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हमारा हो गया पीरियड हो गया। और फर्स्ट पीरियड ये यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है। सेकेंड में यहाँ से होता है लिथियम हो जाता है। लिथियम के बाद सेकेंड नंबर जो यहाँ पे कंपाउंड होता है वो Be आता है। Be के बाद यहाँ पे बोरोन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे Fe फ्लोरीन हो गया, और लास्ट में जो होती है ग्रुप 18 में वो नियोन आ जाती है। तो इस तरह से इसमें टोटल एलिमेंट 8 हो जाती है, यानी 8 टोटल एलिमेंट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अब बी हो जाएगी। बी एवं सी दोनों हो जाएगी, क्योंकि दोनों में 8 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर इसमें दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। ऐसा कौन सा गैस है जो पानी पे कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, O2, H2S, SO2 या तो फिर N2। तो ये सा जो गैस है वो गैस यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो यहाँ पे SO2 यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, SO2 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है 31 नंबर, इसमें द सब्सटेंस व्हिच एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म। डेट मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिज्म को दर्शाता है, H2O, O2, NaCl या तो फिर C6H6। तो कौन सा ऐसा पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जो कंपाउंड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे O2। O2 क्या क्या तो पैरामैग्नेटिज्म दर्शाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि H2SO2, H2SO4 नहीं है, H2SO2 है, ये इज एन एसिड होगा, बेस होगा, अल्कली होगा, ये ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या होगा, एसिड हो जाएगी। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगी। डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, O2, इसका आंसर एसिड हो गया। H2SO2 क्या होती है, एक अम्ल होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो, HF, HCl, HI या तो फिर HBr है। तो इसका आंसर बताइए कि कौन सा। तो ये होता है सबसे ज़्यादा HI होता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका होता है, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है ये सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वो HI ही हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, HI हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, इसमें है कि फार्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे मतलब कई बार पूछा भी गया है। तो आपको ये इसको याद कर लेना अच्छे से। ओलियम का जो फार्मूला होता है वो होता है H2S2O7, H2S2O7 इसका फार्मूला हो जाता है। तो ये आप याद रखिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा एटम है जिसका ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दे तो सिंपल सा आपको करना ये है कि आपको तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही होगा। जैसे 1s2, 2s2, फिर आते हैं 2p6 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद जो आती है 4s2 और 3d यहाँ पे 10 आती है। तो देखिए 3d कहाँ पे 6 तक है, 3d 6 हो गया, उसके बाद 4s2, तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखिए इस यहाँ तक कौन सा है, तो 2 4 यहाँ पे 6 10 हो गया, ये 2 फिर 12 और 6 18, यहाँ पे 2 20 और यहाँ पे 6 26। तो 26 बताइए किसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और Zn यानी जिंक और यहाँ पे Fa।
तो बताइए 26 जो होता है वो किसका होता है, तो Fe का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी, आयरन हो जाएगी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सा होता है ये आप देख लीजिए। जैसे डी ब्लॉक जो होता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन का जो वो होता है यहाँ पे, जैसे Mg हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया। तो इस सब में से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो वो Mg हो जाएगी। यानी इसका क्या होता है, ये 12 ही होता है, बाकी ये सब क्या है यहाँ पे क्रोमियम, निकेल 28, आयरन 26। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, मैग्नीशियम हो जाएगी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। जैसे अभी ऊपर हम आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रहे थे, तो उसमें क्या बताए थे कि ये आता है हमारा 3D, जैसे 4s2 आता है, फिर 3D10 आता है, इसके बाद 4p यहाँ पे आता है, 4p6 आता है, इस तरह से आता है। तो अब जब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो इसमें हम करते करते जैसे 3f के बाद 3D के बाद क्या आता है, 4f भी आता है। जैसे ये कौन कौन सा आता है ये बता देते हैं, जैसे S, P, D, F। जब S का अक्षर भर जाएगा, S में 2, P में यहाँ पे हम कितना भरते हैं, तो 6, D में 10 और F में 14 भरते हैं। तो जब यहाँ पे ये सब में भर जाएगा तो F का अक्षर लेंगे। F में यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो F का अक्षर जो स्टार्ट होता है वो हमारा लेंथेनॉइड से स्टार्ट होता है। तो लेंथेनॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एक्टेनॉइड्स में क्या होती है, 5F से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको यहाँ पे रूम टेम्परेचर की आवश्यकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी रूम में जनरली जो टेम्परेचर रहता है वही टेम्परेचर पे वो भी रहता है। तो वो हमारा हो गया Hg, पारा हो गया। पारा क्या रहता है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के कारण ये क्या रहता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पर रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें दिया है कि व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू FeOH का होल थ्राइस कोलाइडल सॉल्यूशन, देन जब इस दोनों का हम यहाँ पे ऐड किए, रिएक्शन कराए, तब जो हमारा कोलाइडल सोल बनेगा वो कौन सा सोल बनेगा, तो वो हमारा कंजुगेट कोआगुलेटेड फॉर्म में बन जाएगा। कोआगुलेटेड फॉर्म में कौन सा बनेगा, तो FeOH3 बन जाएगा, FeOH3 बन जाएगा। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि K2FeCN6 इज या तो फिर N, क्या है ये, डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, एसिड है या बेस है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आज चैप्टर 9 आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहता है उसमें ये पढ़े होंगे ना कि कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन होता है, डबल साल्ट, एसिड। तो ये जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या, ON नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही कि ऑक्सीडेशन नंबर से कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सिंपल सा हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे ये K है, K पे कितना चार्ज रहता है, +1, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × +1। किसका निकालना है, हमें आयरन का निकालना है। तो आयरन का हम X मान लिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। CN पे कितना चार्ज, तो -1 रहता है, और कितना है, तो 6 है। तो ये हमारा हो गया 2 और यहाँ पे +X और ये -6 हो गया। ये हमारा -6 हो गया ना। तो आप देखिए इसमें से ये माइनस जाएगा, क्या होगा कि ये यहाँ पे 6 है और 6 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा -4, और माइनस जब उस पार जाएगा तो +4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो वो हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखना है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि which complex has DsP2 hybridization of the central metal atom। यहाँ पे 4 यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें से पूछा है ये है कि किसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा।
DsP2 मतलब डी ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो होगा वो इसमें कौन सा होगा। तो 41 का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, NiCN4 का यहाँ पे 2- हो जाएगी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, इसमें है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4। देखिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें K4 है, NiCN4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। देखिए यहाँ पे अभी वो क्वेश्चन पूछ दिया जो आपको ऊपर हम अभी जस्ट बताए हैं। अब इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। आपको तो निकालना बता दिया, अब इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा K4 है, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकेल का निकालना है, इसको x मान लिए और यहाँ पे प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस है, कितना तो 4 है, देखिए 4 है -4 हो जाएगा। +4 -4 0 बराबर x बराबर 0। इसका जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही बन जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, इसमें है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ के यहाँ पे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe, यानी आयरन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया है। अब इसमें आयरन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे आपको इसका क्या है ना कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। उसके बाद इसका जो कौन कौन से यहाँ पे सेल में आता है उस सेल का यहाँ पे एलिमेंट लिखना है। तो इस तरह से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा ये है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का होता है कितना होता है, C6H6 हो जाता है। अब आपसे ये बताइए इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो ये हमारा हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो उस समय बताया हुआ कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के अलावा इसमें क्या करते हैं, कार्बन अगर नहीं है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन निश्चित रूप से रहेगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी, कार्बन हो जाएगी। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो ये आप लोग तो 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्केलाइन, और इस तरह से अभी आप लोग पढ़े होंगे एल्केनल हो गया, इस तरह का सबका फार्मूला। तो एल्कीन सबसे पहले एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n+2, ये हमारा हो गया एल्केन का। एल्कीन का होता है CnH2n, ये हो गया हमारा एल्कीन का। और एल्काइन का, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहाँ पे अगर माइनस लगा दे तो यहाँ पे ये एल्काइन हो गया, और इसमें प्लस लगा दे तो ये एल्केन हो गया, और ये नहीं रहेगा तो हमारा एल्कीन हो गया। और पूछा भी है यहाँ पे एल्कीन का, तो CnH2n देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, which इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी क्या होता है कि कम स्टेबल, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल, और टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है। तो टर्शियरी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 3 डिग्री। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ये 2 डिग्री, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। और तीनों पे कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये टर्शियरी हो जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन, मतलब काउंट किसको करना है, तो जो कार्बोकेटायन हो उसी के साथ जो कार्बन होगा उसी को काउंट करना है। तो इसके साथ कार्बोकेटायन है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हो, इसके साथ 3 कार्बन ही जुड़ा हुआ है। कैसे, तो ये कार्बोकेटायन है हमारा, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और एक CH3 इधर, और एक यहाँ पे कार्बोकेटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ऑप्शन सी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C2HBr, और इसको हम यहाँ पर किए कि KOH की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन हम कराए एल्कोहलिक KOH, तब ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा, क्या है C2H, यहाँ पे H5 और Br है। तो ये हमारा हो गया
ब्रोमो एथेन हो गया। अब इसको अब रिएक्शन हम कराए हैं किसके साथ, तो KOH के साथ, तब ये हमारा कौन सा कंपाउंड दे देगा, ये हमारा दे देगा इथिन देगा, CnH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे देगा, इथिन हमें दे देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, इथिन हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इन अ गिवन रिएक्शन, यहाँ पे भी एक रिएक्शन दे दिया गया है और यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इसका HI यानी हेलोजन एल्काइड जो है, हेलो अल्काइड जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन कराए, हेलोजन आयोडाइड या तो फिर जो ये हेलोजन फैमिली का है। अब जिसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा इसका आप लोग रिएक्शन कराए, उसके बाद बताइए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2-आइडोब्यूटेन हो जाएगा, 2-आइडोब्यूटेन हमारा ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आके आयोडीन जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है वो सॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो वो सॉल्युबल। और बाकी इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पानी यानी वाटर में सॉल्युबल होगा, उसमें घुल जाएगा। तो पानी में जो सॉल्युबल होता है वो हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH3CH2OH हो जाएगा, मतलब एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल जो होता है वो हमारा पानी में घुलनशील होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। अब देखिए अल्कोहल किस प्रकार बनता है, अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय। तो जब मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं एल्केन ही है, CH3 और CH यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 है। अब ये एल्केन हमारा हो गया, यहाँ पे CH3। अब इसमें इसको हमें एल्कोहल में बदलना है, तो एल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और इसमें OH ग्रुप जुड़ रहा है, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो OH यहाँ पे जब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड विथ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, तब वो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगी। जब हमें अल्कोहल बनाना है तो H के जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है, तो वो सारा चीज़ होता है। अब आइए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि ROH प्लस CH2N2 है, यहाँ पे ROH प्लस CH2N2 है। अब इसको हम क्या किए कि लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन। अब इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हट जाएगा, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हटेगा, तो वो हमारा N2 हट जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हट जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, N2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन टू ऑल। अब देखिए एकदम मस्त क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चारों में देखिए 4 ऑप्शन मिला है, प्रोप टू ऑल है, मतलब ऑल मतलब किस में हम लगाते हैं, एल्कोहल में लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट पे है तो दूसरा पॉइंट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ आना चाहिए, क्या है 2 है और O लगा हुआ। सबसे पहले आपको एल्कोहल देखना है और दूसरा पॉइंट पे OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें भी फर्स्ट पे ही है, इसमें यहाँ पे जो है सो यहाँ पे सेकेंड पे भी है और फर्स्ट पे भी है, दोनों तरफ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही जगह, तो इसमें देखिए 1 2 3 इधर से काउंट करिए या तो फिर 1 2 3, 2 पॉइंट पे O यानी 2 पॉइंट पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन, मतलब 1 2 3 यानी मेथ इज प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी यहाँ पे ये कंपाउंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, इसमें है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज। एल्डिहाइड जो होता है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम के कौन सा रिएक्शन यहाँ पे दर्शाता है, तो वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट जो देता है वो हमारा फॉर्मिक एसिड दे देता है। तो इसका राइट आंसर HCOOH हो जाएगी, HCOOH हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी यहाँ पे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन
CH3CN और इसको H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराया गया उसके उपस्थिति में, तब ये हमें कौन सा कंपाउंड दे देगा ये आपको बताना है। तो 57 6 है ना यहाँ पे द प्रोडक्ट रिएक्शन, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और इसका इसके साथ रिएक्शन कराया है, देन ये हमें दे देता है CH3COH दे देता है। डेट मीन्स ये हमें कार्बोजिलिक ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप का दे देता है। और कौन सा हमें देता है, तो मेथनोइक अम्ल हमें दे देता है, एथनोइक अम्ल दे देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब जैसे यहाँ पे 4 कंपाउंड है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे है ZnCO3 Al2CO3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे COCO3 है, CaCO3 है। अब इस चारों कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता, वो अपने अवस्था में ही रहता है, उसका जो स्टेट है मैटर है उसका कोई भी चेंज नहीं होता है, तो वो जो हमारा कंपाउंड हो जाता है वो हो जाता है Na2CO3 हो जाता है, सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी Na2CO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर, कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप। अभी जैसे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़े हैं उसी तरह से यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ये डबल बॉन्ड O के साथ रहता है और यहाँ पे खाली रहता है। अब आपको जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है मतलब यही कार्बन है ना, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका आपको प्रसंकरण बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बताइए, देखिए कितना इसमें बॉन्ड है, ये तो इसके साथ है ही, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है और एक 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एक से डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे मतलब एक पाई बॉन्ड और 2 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेज हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, sp2, तो वो ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, ग्लिसरॉल क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो ये आप लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े होंगे, उससे पहले आप एल्कोहल में भी इसका पढ़े होंगे। ये जो ग्लिसरॉल होता है ये होता है हमारा एल्कोहल का ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। डेट मीन्स हमारा जैसे CH3OH, फिर इसके साथ CH3OH, फिर इसके साथ CH3OH, डेट मीन्स ये हमारा हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया CH3OH का यहाँ पे होल 3। तो ये हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होता है इनमें से कौन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, NH3, CH3, NH2 या तो फिर CH3 का होल ट्वाइस और NH, और यहाँ पर ऑप्शन डी में CH3 का होल थ्राइस और N। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो वो हमारा होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH हमारा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, द IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड हमारा यहाँ पे दे दिया है, इसका आपको IUPAC नेमिंग बताना है। और आप लोग याद कर लीजिए, इसका तो प्रैक्टिस बिल्कुल आपको करके ही जाना है एग्जाम में, क्योंकि IUPAC नेमिंग से तो क्वेश्चन रहेगा ही, इतना तो श्योर है, इसलिए आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, ये इथाइल है ना, इथाइल हमारा हो गया। अब ये हमारा इथाइल हो गया, उसके साथ यहाँ पे N जुड़ा हुआ है, तो NH ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एमाइड हो गया, लास्ट में एमाइड रहेगा। और बचा यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O, तो N इथाइल एसिटामाइड हो जाएगा, N इथाइल एसिटामाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, व्हिच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन आप लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम है, तो ज्यूटर आयन कौन सा होता है, तो वो हमारा हो जाता है H2NCH2COOH हो जाता है ज्यूटर आयन। ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या है, तो ये ज्यूटर आयन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो पॉलीमर होता है वो किसका, आइसोप्रीन का होता है, तो आइसोप्रीन यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, आइसोप्रीन हो जाएगी। इसके अलावा जैसे बुना एस होता है,
बूना मतलब ये ब्यूटाडाइन और एस मतलब एस्टाइडिन होता है। ये सब इसका टाइप्स है और नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म बाय C3H9 और N। देखिए आइसोमर इसमें कितना बनेगा, तो मान लेते हैं ये C है, ये C है, C हम लिख लिए। अब इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ H3। अब इसमें कितना कंपाउंड, 3 और 3 6 बचा क्या यहाँ पे, तो 3 बचा ना। तो इसके साथ मान लेते हैं कि इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। तो इसका 1 2 3 और यहाँ पे अब इसके साथ अगर मान लेते हैं कि इसके साथ भी CH3 ही जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों के साथ कार्बन ही जुड़ा हुआ है। इसका सिंपल सा ये। अब यहाँ पे N है तो N तो इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है H2, यहाँ NH2 जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ अब इसका फिल कराना है, तो इसमें क्या है, इसका तो हो गया, एक यहाँ पे है ये और ये 2 3 हो गया। अब इसका 1 2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़े और ये 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसका ये फिल हो गया आइसोमर। तो एक हमारा ये हो गया। अब N को हम दूसरी जगह पर रखेंगे। इस तरह से हम आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर एक्चुअली क्या होता है ना कि आइसोमर ऐसा होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अ कंपाउंड व्हिच हैव अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स हो गया और ये इसमें कितना पॉसिबल आइसोमर्स हो जाएगा वो आपको बताना है। तो पॉसिबल आइसोमर्स है इसमें 4 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी 4। अब देखते हैं 65 नंबर कार्बोहाइड्रेट which held 3 to 10 monosaccharide units on hydrolysis is called। कार्बोहाइड्रेट है कौन सा, तो जैसे 3 से लेकर और 10 के बीच मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड का यूनिट है। अब उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं देन वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ओलिगोसेक्राइड कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ओलिगोसेक्राइड हो जाएगी। अब 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। एंजाइम्स किससे बना होता है, एडिबल प्रोटीन से, प्रोटीन एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, या तो फिर केवल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से बना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, प्रोटीन एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या होता है, उससे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बता दीजिए। इसका क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ये कौन सा होता है, ट्रायोज होता है या ये टेट्रोज होता है, फेंटोस होता है या तो फिर हेक्सोज होता है। ये क्या है, हेक्सोज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूकोज क्या होता है, हेक्सोज होता है। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए कि शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, डेट मीन्स क्या है कि बुखार जो लग जाता है उस समय शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा कौन सा दवा यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस यानी फीवर कम हो जाता है। तो उसके लिए हम एंटीपायरेटिक का उपयोग करते हैं जिससे हमारा क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। एंटासिड क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अम्लीय पदार्थ होता है उसको एंटासिड मतलब ये क्या करता है कि एसिडिक को कम करता है। तो ये हमारा हो गया। ऐसे जैसे मान लीजिए कि एसिडिटी जो होता है तो उसको कम करने के लिए एंटासिड खाया जाता है। तो ये सारा चीज़ हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, द फार्मूला ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग अगर बेंजीन का जानते हैं तो फिनॉल का भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फिनॉल का क्या हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि C6H6 होता है बेंजीन का, तो एक इसमें से हाइड्रोजन कहाँ गया, तो एक हाइड्रोजन जब उसमें से हटेगा तभी ना OH उसमें से जुड़ेगा। तो C6H5OH हो गया। और इसका स्ट्रक्चर अगर पूछे तो वो किस प्रकार से, सेम आप बेंजीन का बना दीजिएगा, ये बेंजीन और यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो गया फिनॉल हो गया। ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑप्शन ए हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि सेलेक्ट लाइम इज। सेलेक्ट लाइम क्या होता है, ये CaO होता है तो फिर मतलब COCl3 होता है, CaOH का होल ट्वाइस या CaCl2 होता है। तो सेलेक्ट लाइम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। और अभी हम टोटल 70 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना ठीक है, या तो फिर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, या तो फिर उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। ये सब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। तो जैसे क्या होगा कि अगर हमें ज़रूरी होगा तो इससे ज़्यादा भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सभी क्वेश्चन को इसको अच्छे से याद कर सके, उसका आंसर देख सकते हैं। और बाकी आप लोगों को करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि क्या हो कि इसी तरह के और भी मॉडल पेपर अभी हम फिजिक्स का आपको कराएं, फिर केमिस्ट्री का, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे मॉडल सेट, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।